हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि क्या इंडियन एयरफोर्स अपनी सर्विस में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इंडक्ट करेगी। तो इस पर चर्चा जो है वो तब से चालू हुई जब चाणक्य फोरम डायलॉग में हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने ये मुद्दा उठाया चाइना को लेकर। तो उनका ये कहना था कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके अंतर्गत इन बॉम्बर स्क्वाड्रंस को लिया जा सकता है जो कि न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म डिलीवरी का काम कर सकते हैं लॉन्ग रेंजेस में। तो चाइना को देखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हो सकते हैं। तो इंडिया के डिफेंस की जो स्ट्रेटजी रही है वो ज्यादातर पाकिस्तान फोकस्ड रही है, लेकिन अब जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं। अगर हम चाइना को यहाँ पर दिमाग में लेकर चलें तो जो मेनलैंड चाइना है, जो कि चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से इंडिया के बॉर्डर्स जो है वो काफी दूर हैं। तो अगर उन लोकेशंस को टारगेट करना है तो ये या तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हो सकता है या तो लॉन्ग रेंज बॉम्बर से ही हो सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट उतना दूर जाकर सॉर्टीज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक डेटरेंट के तौर पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। और क्योंकि इनके बहुत बड़े नंबर नहीं लेने हैं तो इनको इंडिया में बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है हम उनको एक्वायर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो रशियन TU-160 व्हाइट स्वान का आ रहा है, पर यहाँ पर जो क्लेम है वो एक डिफेंस एनालिस्ट का है। ऑफिशियल अकाउंट्स में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ऐसे बॉम्बर्स जो हैं वो परचेज करने जा रही हैं। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, पर ये अभी के लिए पॉसिबिलिटी ही है। डेफिनेटली पॉजिटिव यूज जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी कमी हमारी आर्म फोर्सेस को है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी इंक्लूडेड है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में ये कहाँ पर होंगे, TU-160 कितने कैपेबल है, क्या इनको परचेस करना वायबल ऑप्शन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से मैसेज के बाद। तो CAPF के एग्ज़ाम जो हैं वो रिसेंटली ओवर हुए हैं, और अगर आप CAPF एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अनअकैडमी द्वारा बैच कोर्सेज लाए गए हैं रुद्र CAPF 2023 के नाम से, और ये 1 साल का कंप्लीट बैच कोर्स है। आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हुए, जो कि मैट्रिक्स 10 है। और ये मौका काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आप 43% तक सेविंग कर सकते हैं CAPF के बैच कोर्सेज में, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप 6 महीने का कोर्स लेते हैं तो 1 महीना आपको मुफ्त मिलेगा। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो 3 महीना मुफ्त मिलेगा। अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 6 महीने तक का मुफ्त सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। वहीं पर अगर आप NDA एस्पिरेंट हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 सितंबर को है, तो अनअकैडमी का अंतिम अभ्यास NDA 2 बैच जो है वो चालू हुआ है 8 अगस्त से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को पॉलिश कर सकते हैं। सिमिलरली आपको CDS 2 के लिए भी अंतिम अभ्यास का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। बाकी जैसा कि हमने CAPF के लिए समझाया, अनअकैडमी के ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें आप करीबन 47% तक सेविंग कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन में डिफरेंट कोर्सेज के, चाहे वो CAPF का हो, NDA का हो, CDS FCAT या फिर SSB का ही क्यों ना हो। तो अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिए गए बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें लाइव डाउट सॉल्विंग है, लाइव मेंटरशिप है, फोकस टेस्ट सीरीज़ है और मॉक इंटरव्यू वीडियोस हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि मैट्रिक्स 10 है। तो जैसा कि हमने समझाया, अगर मेनलैंड चाइना को स्ट्राइक करने की नौबत आती है तो आपकी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काम आएंगी, या फिर आपके जो नेवल शिप हैं उनको मेनलैंड चाइना के आसपास पहुंचना पड़ेगा अपने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए, जो कि काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज ट्रेवल करके अपने पेलोड को ड्रॉप कर सकते हैं स्टैंड ऑफ रेंजेस से, वो एक बेटर ऑप्शन के तौर पर निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसलिए जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो कि हमारे न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म की डिलीवरी को देखती है, उनके अंतर्गत अगर ये प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं तो डेफिनेटली ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। तो यहाँ पर जिस बॉम्बर की चर्चा चल रही है वो टुपोलेव TU-160 है, और ये बॉम्बर जो है ये बहुत नया प्लेटफॉर्म नहीं है, पर रिसेंटली ये प्रोडक्शन में है। तो इस बॉम्बर की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आज से करीबन 40 साल पहले 1981 में हुई थी, और इसको 1987 में इंडक्ट किया गया था सोवियत यूनियन की सर्विस में। लेकिन बाद में फिर से 2021 से इसका प्रोडक्शन जो है वो चालू किया गया, वो भी स्क्रैच से। तो बाकी बॉम्बर्स के कंपैरिजन में ये एक बॉम्बर ऐसा है जो कि प्रोडक्शन में है, और रशियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो करीबन 50 ऐसे और बॉम्बर्स चाहती हैं, तो ये कुछ समय के लिए प्रोडक्शन में रहेगा भी।
तो टुपोलेव Tu-160 या फिर व्हाइट स्वान की जो खासियत है वो ये है कि ये जो बॉम्बर है ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर है जो कि मैक 2 को एक्चुअली क्रॉस कर सकता है। तो इसका कंपैरिजन जो है वो अमेरिकन B-1 लांसर से किया जाता है, जो कि दिखने में कुछ ऐसा ही दिखता है पर वो साइज में इससे काफ़ी छोटा है, और इसकी जो वेपन पेलोड कैपेसिटी है वो इसकी आधी है और ऑपरेशनल रेंज भी कम है। यहाँ तक कि छोटा होने के बावजूद जो स्पीड है वो भी कम है। जैसा कि हमने बताया टुपोलेव Tu-160 जो है वो मैक 2 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो B-1 है वो मैक्सिमम मैक 1.3 तक ही पहुंच सकता है। तो पेलोड कैपेसिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अपने इंटरनल हार्ड पॉइंट्स में जो टुपोलेव Tu-160 है वो 45,000 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि किसी नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट के पेलोड से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। वहीं पर बात करें हम B-1B की, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 25,000 किलोग्राम के आसपास की है। तो जो मैक्सिमम रेंज है टुपोलेव Tu-160 के साथ वो आपको अराउंड 12,000 किलोमीटर्स के ऊपर मिल जाती है अगर एयरक्राफ्ट सबसोनिक फ्लाइट परफॉर्म कर रहा है और कॉम्बैट इफेक्टिव पेलोड को कैरी करके चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर पेलोड को बढ़ाया जाता है या फिर स्पीड को बढ़ाया जाता है तो जो कॉम्बैट रेंज है वो कम होती है। तो अगर आप सुपरसोनिक फ्लाइट करते हैं अच्छे पेलोड के साथ तो 2000 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अगर आप सबसोनिक फ्लाइट करते हैं वो भी प्रॉपर पेलोड के साथ तो 7300 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज जो है वो बताई जाती है। ये फिर भी काफ़ी डिसेंट नंबर है। तो अगर आप एक बॉम्बर को यूज़ करते हैं मल्टीपल ब्रह्मोस को डिप्लॉय करने के लिए तो आपका एक ही एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा घातक जो है वो साबित हो सकता है लॉन्ग रेंज में मेनलैंड चाइना को स्ट्राइक करने के लिए, और ये एयर डिफेंसेस से दूर होकर भी स्टैंड ऑफ रेंजेस में अपने पेलोड को गिराने में सक्षम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, तो आप इसकी रेंज को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा अगर आपको लॉन्ग रेंज में सुपरसोनिक फ्लाइट परफॉर्म करनी है। तो इसके अपग्रेडेड वर्जन्स भी जो हैं वो बनाए गए हैं जिसको टुपोलेव Tu-160 M2 कहा जाता है। तो यहाँ पर एवियोनिक्स अपग्रेड है, कॉकपिट अपग्रेड है। साथ ही साथ आपको ये बात भी बता दें कि यहाँ 4 आदमियों का क्रू लगता है, जिसमें एक पायलट है, दूसरा को पायलट है, तीसरा बम्बार्डियर है और चौथा जो है वो डिफेंसिव सिस्टम ऑपरेटर है। बाकी ये बात भी बता दें कि टुपोलेव द्वारा एक और प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसको टुपोलेव पाक-डा कहा जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर है जो कि स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है रशियन एयरफोर्स का। इसके लिए ये कहा जाता है कि ये सबसोनिक बॉम्बर होगा, लेकिन खासियत यहाँ पर ये होगी कि ये हवा में करीबन 30 आवर्स यानी कि 30 घंटे तक रहने में सक्षम होगा। लेकिन उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो प्लान करी गई है 2023 में, और जो सीरियल प्रोडक्शन है वो 2027 में प्लान किया गया है। तो वो भी एक ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, पर फिलहाल के लिए जो टुपोलेव Tu-160 है वो एक सादा वाइबल ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं इसको आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हमें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी आर्म फोर्सेस को है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान से हटकर अब चाइना पे गया है, और चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो मेनलैंड चाइना है वो इंडिया के बॉर्डर से काफ़ी दूर है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए